स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन है, यूनिट है सॉल्यूशन, टॉपिक है वेपर प्रेशर। और एक बार हम वेपर प्रेशर समझ जाते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे रॉल्ड्स लॉ के बारे में। चलिए पहले मैं वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं ना उसको रिवाइज करता हूँ। ये वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए नाम से समझ आ रहा, प्रेशर, इट्स ए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड। So it is the pressure exerted by the vapors of a liquid, है ना? तो मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिखूंगा it is the pressure exerted by the vapors of a liquid। जैसे आप लिक्विड की जगह सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अभी मैं प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूं। इट इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। There should be an equilibrium between the vapors and the liquid. So it is the pressure exerted by the vapors of a liquid at equilibrium. आगे बोलो at a particular temperature, ठीक है ना? At a particular temperature. Okay. तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें ये वाटर है। आप वाटर की जगह कोई भी वोलाटाइल लिक्विड ले सकते हैं, ऐसा लिक्विड जो इवेपोरेट करता है, जिसके वेपर्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर ले सकते हैं आप, अल्कोहल ले सकते हैं आप, बेंजीन ले सकते हैं आप, पेट्रोल ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसमें ना वाटर ले लिया, दिस इज वाटर, ओके। और आपने क्या किया, इस बीकर को ऊपर से एयर टाइट बंद कर दिया। उसके बाद क्या करिए, वाटर का जो लेवल है ना इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर। ये वाटर का इनिशियल लेवल, स्टार्टिंग में लेवल मार्क कर दीजिए। अब क्या करिए, इस बीकर को एक जगह रख दीजिए और इसको ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, मान लीजिए 15, 20, 25, 30 मिनट के बाद आप देखें इसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप फिर थोड़ी देर के बाद देखिए लेवल और कम हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद देखिए लेवल और कम होता जाएगा। तो इसका लेवल नीचे गिरना लगेगा, यहां नहीं रहेगा, थोड़ा कम होने लगेगा। और माइट बी आफ्टर 5-6 आवर्स इसका लेवल यहां से ना यहां पहुंच गया। ये इसका ना फाइनल लेवल लिख देता हूं, दिस इज फाइनल लेवल। तो इसका लेवल कुछ फॉल करने लगा और फिर एक जगह पे आकर रुक गया। अब ना एक बार इसका लेवल रुक जाता है, फिर उसके बाद इसका लेवल चेंज नहीं होता। अगर आप नेक्स्ट डे आके देखेंगे तो भी लेवल यही होगा, अगर आप 2 डेज के बाद भी देखेंगे तो लेवल फिर फाइनल यही होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये इनिशियल लेवल था, इसका लेवल फॉल करने लगा, कुछ देर के बाद ये फाइनल लेवल है। एक बार फाइनल लेवल आ गया, उसके बाद लेवल कांस्टेंट हो गया, लेवल का फॉल करना बंद हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगेन कौन सा लिक्विड है, वाटर, ओके। आप बताइए वाटर इवेपोरेट करता है। देखो वाटर के जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, देखो ये सरफेस के मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पर है ना, ये सरफेस से इवेपोरेट करने लगते हैं। दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग, फ्लाइंग फ्रॉम द सरफेस, बिकॉज वाटर इज ए वोलेटाइल लिक्विड। तो सरफेस से मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं। तो बताओ जैसे जैसे ये इवेपोरेट करेंगे लेवल फॉल करेगा, है ना, ठीक है। ये इवेपोरेट कर रहे हैं, हर लिक्विड का एक रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। तो ये लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है और इसके इवेपोरेट करने से ये अंदर ना वेपर्स बनते जा रहे हैं। दीज आर द वेपर्स। अब ये जो वेपर्स है, जैसे जैसे वेपर बन रहे हैं लेवल कम हो रहा है। अब ये वेपर यहां से बाहर नहीं जा सकते, ऊपर से तो बंद है ये एयर टाइट, ओके। तो ये वेपर क्या करेंगे, अंदर ही वॉन्डर करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना, अंदर ही ये मूव करेंगे। बड़े जब ये अंदर मूव करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ ना कोलाइड करते हैं और पानी के सरफेस के साथ भी कोलाइड करते हैं, ओके। दे विल मूव इन द ऑल द डायरेक्शन। ये इधर भी कोलाइड कर सकते हैं, इधर भी, ऊपर भी और नीचे। बड़ा होता क्या है, जब ये वाटर वेपर दोबारा सरफेस से टकराते हैं ना, पानी से टकराते हैं, ये दोबारा कंडेंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होती है, जिसे आप कोहिजन बोलते हैं, है ना। ये वाटर वेपर है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, लाइक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होती है, जिसे आप कोहिजन बोलते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल वाटर सरफेस से टकराते हैं ना, इनके टकराने से वो कंडेंस भी हो सकते हैं।
कहने का मतलब इस प्रोसेस में, इस कंटेनर के अंदर अब दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक इवेपोरेशन का प्रोसेस, एक कंडेंसेशन का प्रोसेस, है ना। एक इवेपोरेशन का प्रोसेस, एक कंडेंसेशन का प्रोसेस। अब बेटा जो इवेपोरेशन का रेट होता है, इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ये ज्यादा बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है। लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, बेटा जो लिक्विड होता है, लिक्विड उसके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल में, जैसे वाटर है तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना। बेटा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, एग्री। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। तो लिक्विड का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। तो आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी, वीक होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो प्राइमरीली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेम्परेचर के साथ चेंज होती है तो मैंने कहा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट होता है। मैं इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं जरा। मैं मान लो एक ग्राफ बना रहा हूं, इस तरह मैं प्लॉट कर रहा हूं रेट, और इस तरह प्लॉट कर रहा हूं मैं मान लीजिए टाइम, और ये जो ग्राफ बना रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहा हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर, बोलो इसका क्या है, रेट। ये क्या है, टाइम। यहां टाइम क्या है, 0 है ना। मान लो 0 टाइम में ये दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, कोई हो सकता कुछ भी है। ये जो वाटर है इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है 0 टाइम में, ये 0 टाइम में ये इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन। और बेटा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है, वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब बेटा जैसे वेपर्स बनते हैं, बताओ अंदर वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। स्टार्टिंग में वेपर्स कम होंगे और टाइम के साथ साथ वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना। बताओ जब वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वेपर वाटर के सरफेस से ज्यादा कोलाइड करेंगे या कम कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे। और बेटा जब ये ज्यादा कोलाइड करेंगे तो इनके कंडेंसेशन का रेट बढ़ जाएगा, am I right? अब बताओ यहाँ टाइम क्या है, 0 टाइम में ये आ गया रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन व्हिच इज 0 एट 0 टाइम, क्योंकि 0 टाइम में यहाँ वेपर्स है ही नहीं। जब वेपर्स ही नहीं है तो कंडेंसेशन का रेट 0। अब बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अंदर वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, और वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से ज्यादा कोलाइड करेंगे। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वो सरफेस से ज्यादा कोलाइड करेंगे, सरफेस से ज्यादा कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ये आ गया रेट ऑफ इवेपोरेशन का ग्राफ, ये तो कांस्टेंट है, और रेट ये है रेट ऑफ कंडेंसेशन का ग्राफ, ये इंक्रीज कर रहा है। जब टाइम 0 है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन 0, वेपर है, टाइम के साथ साथ वेपर बढ़ रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता है। तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस कंटेनर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है कांस्टेंट टेंपरेचर पे व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होता है। मतलब जितने वेपर बनते हैं उतने वेपर कंडेंस हो जाते हैं, जितने वेपर बनते हैं उतने वेपर कंडेंस हो जाते हैं। क्या आपको समझ आ गया? जैसी जब ऐसी सिचुएशन आएगी जितने वेपर बनेंगे उतने कंडेंस हो जाएंगे तो उसका लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। जितने वेपर निकले उतने कंडेंस हो गए, वेपर इवेपोरेट होने से लेवल फॉल करेगा, कंडेंस होने से राइज करेगा, तो जितने वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने कंडेंस हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और तब ये लेवल कांस्टेंट हो जाता है। और एक बार लेवल कांस्टेंट हो गया उसके बाद आप कितना मर्जी देर के लिए उसको रख दो उसका लेवल चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड द टेंपरेचर remains constant. Now this point is called equilibrium. तो बेटा जब एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, जब एक इक्विलिब्रियम आ जाता है उस समय अंदर जो वेपर्स है वो जितना अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब ये प्रेशर क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉइंट है,
the pressure of a gas is directly proportional to the frequency of collision with the walls of the container. रिपीट करूं, प्रेशर ऑफ ए गैस, देखो ये जो अंदर मॉलिक्यूल है ना, ये जब सरफेस से टकराते हैं, इनके टकराने से कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, ओके, इनके टकराने से, कोलाइड करने से जो फोर्स क्रिएट होती है पर यूनिट एरिया, उसी को प्रेशर बोलते हैं, ओके। तो जब इक्विलिब्रियम आता है, वेपर की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, उस समय अंदर ये जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। रिपीट करता हूं, इट इज द प्रेशर। देखो ये जो वेपर जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट, जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम होता है उस समय इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है गिवन टेम्परेचर पर, उसको आप बोलते हैं वेपर प्रेशर, ओके। अब ये जो वेपर प्रेशर है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन से? नंबर 1 बोला मैंने, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे, जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स कैसी है, और आप ही ने बताया मुझे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर, वेपर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, वेपर कम निकलेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है, वीक तो ज्यादा वेपर्स निकलेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और नंबर 2 ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नंबर 2 ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। आप बताइए मुझे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, हीट करूंगा तो क्या होगा? बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड वीक हो जाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, है ना। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसे मान लीजिए यहाँ है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ ट्राई करने की कोशिश करूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ आ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन, पहले से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, रेट एंड टाइम। अब ना रेट ऑफ कंडेंसेशन को भी बढ़ना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम देर से आएगा, इक्विलिब्रियम आने में जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, पहले टाइम कम लगा देखो इक्विलिब्रियम आने में, अब टाइम भी ज्यादा लगेगा। बड़ा ज्यादा टाइम लगेगा तो अंदर वेपर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वेपर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। मैं एक फार्मूला लिखना चाहूंगा टेम्परेचर के लिए, दैट इज लॉग ऑफ P1 बाय P2। So log of P1 by P2 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है टेम्परेचर का प्रेशर पर क्या इफेक्ट रहेगा। log P1 by P2, ये दो अलग अलग प्रेशर आ गए, ये दो अलग अलग टेम्परेचर आ गए। जब टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर T1 है, जब टेम्परेचर T2 है तो प्रेशर T2 है। It is log P2 by P1, delta H upon 2.303 R, R is gas constant, 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस फार्मूला से अगर आपको एक टेम्परेचर पर प्रेशर गिवन होगा तो आप दूसरे टेम्परेचर पर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये हल्का सा आइडिया था वेपर प्रेशर क्या होता है, एक लिक्विड का प्रेशर जब लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ओके। अब ना हम देखते हैं कि ये जो लिक्विड है, एक लिक्विड, प्योर लिक्विड, अगर हम इसके अंदर एक दूसरा लिक्विड ऐड कर दें तो क्या होगा, लेट्स सी। अब मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, लिखेंगे आप लोग, नोट करेंगे नोटबुक पर, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ अभी प्योर लिक्विड था, मैं लिखता हूं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके। और हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, है। तो इसमें नंबर 1 ए पार्ट आ जाता है, इफ बोथ द components are liquids, volatile liquids। बड़ा मान लो दो जो कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है और दोनों लिक्विड है, मतलब आपने एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहां बड़ा ये बीकर है, ये दूसरा बीकर है,
मान लो ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, और मैं इसके नीचे लिख देता हूं ये बीकर सी आ गया। ओके, बीकर ए में बड़ा मान लेते हैं वाटर है, बीकर बी में मान लेते हैं कोई अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। अब जो वाटर है वो भी वोलाटाइल है, अल्कोहल वो भी वोलाटाइल है। ओके, अब अगर मैं वाटर और अल्कोहल को मिक्स करके यहां ले आता हूं, मान लो यहां पे मैंने लिखा, कुछ लिखता हूं, जैसे मान लो 0.5 मोल वाटर प्लस 1.5 मोल अल्कोहल। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, कुछ क्वांटिटी मैंने वाटर की ले ली, कुछ क्वांटिटी मैंने अल्कोहल की ले ली। अगर आप देख रहे हैं तो इस प्रॉब्लम में अल्कोहल की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी से ज्यादा है, 0.5 मोल वाटर एंड 1.5 मोल अल्कोहल, और मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, ऐसे समझ लो कि ये मैंने एक पार्टीशन बना दिया आपको समझाने के लिए, है ना। इस तरह मैंने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। ओके, बेटा ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये कितने हैं, 0.5 मोल, है ना। और अल्कोहल के मॉलिक्यूल कितने, ये दूसरे कंपार्टमेंट में देखना, मैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं, ये बड़ा अल्कोहल के मॉलिक्यूल है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा है 1.5 मोल, और वाटर की क्वांटिटी कम, फ्रैक्शन कम है। अगर मैं इसको 1 मानूं टोटल को, तो दिस इज सम फ्रैक्शन, दिस इज सम फ्रैक्शन, है ना। तो ये वाटर है और ये अल्कोहल है, और दोनों के वेपर्स बनते हैं। ओके, अब मैं बीच में से पार्टीशन हटा देता हूं, और बेटा जैसे मैं पार्टीशन हटाता हूं वाटर और अल्कोहल मिक्स हो जाते हैं, है ना, थोड़ी देर में मिक्स हो जाएंगे, वाटर और अल्कोहल मिक्सिबल है। ओके, तो बेटा ये मिक्स हो गए वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये बीच में अल्कोहल मॉलिक्यूल है। अब इसलिए अल्कोहल के मॉलिक्यूल ज्यादा और वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है। अब ये बन गया सॉल्यूशन, है ना। ये तो मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था, एक्चुअल सॉल्यूशन ऐसे बन जाए। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर भी है और अल्कोहल भी है, और दोनों वोलाटाइल है। ओके, अब क्या होगा, यहां से वाटर के वेपर्स भी निकलेंगे और यहां अल्कोहल के वेपर्स भी निकलेंगे। ओके, अगर मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूं, अब इस कंटेनर के अंदर वाटर के वेपर्स भी होंगे और अल्कोहल के वेपर्स भी होंगे, है ना। अब मैं वाटर के वेपर्स को ऐसे प्लस साइन से लिखता हूं, मान लो ये वाटर के वेपर्स है, ये वाटर के वेपर्स है, ठीक है। और अल्कोहल के वेपर्स में ऐसे लिखता हूं क्रॉस में। आप बताएंगे मैंने अल्कोहल के वेपर जो है वाटर के वेपर से ज्यादा क्यों बनाए हैं? आप बताओ, वाटर की क्वांटिटी जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा? कम है, तो वाटर के वेपर्स कम निकलेंगे, अल्कोहल के वेपर ज्यादा निकलेंगे, है ना। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ प्रेशर होगा, बड़ा जो टोटल प्रेशर है वो दो कंपोनेंट की वजह से होगा। इसके अंदर कुछ प्रेशर वाटर के वेपर, वाटर वेपर्स की वजह से होगा, और कुछ प्रेशर अल्कोहल के वेपर्स की वजह से होगा। अब बेटा वो प्रेशर जो वाटर के वेपर्स की वजह से है उसे आप बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शियल क्यों? क्योंकि जो टोटल है वो वाटर की वजह से थोड़ी है, उसमें कुछ पार्ट वाटर का है वेपर्स का, और कुछ पार्ट अल्कोहल के वेपर्स का। जो वाटर की वजह से वेपर प्रेशर से बोलूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना। मैं इसको PW लिख देता हूं, और जो अल्कोहल की वजह से है उसे लिखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, मैं उसको लिखता हूं PA लिख देता हूं। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में दो वेपर्स हैं, दो तरह के वेपर्स हैं, कुछ वेपर्स वाटर की वजह से हैं, कुछ वेपर्स अल्कोहल की वजह से है। बड़ा जो प्रेशर वाटर के वेपर्स की वजह से है उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, P फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और जो अंदर प्रेशर अल्कोहल के वेपर्स की वजह से उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। और बेटा इन दोनों का टोटल प्रेशर लिखूं, P total that is equal to P because of water vapors and P because of alcohol। अगर आपको याद है ये तो सिंपल डाल्टन्स लॉ, दिस डाल्टन्स लॉ, ये तो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं।
क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैसेस मिक्सचर, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैसेस मिक्सचर is always equal to algebraic sum of partial pressure of individual components. जो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड करें तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा प्लीज। हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने वाटर अलग लिया, अल्कोहल अलग लिया, ये प्योर वाटर है, ये प्योर अल्कोहल है, दोनों वोलाटाइल हैं। फिर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब मैंने मिक्स किया, कुछ क्वांटिटी मैंने वाटर की ली, कुछ क्वांटिटी मैंने अल्कोहल की ली। बेटा जो वाटर की क्वांटिटी है उसकी वजह से वाटर के वेपर निकलेंगे, जो अल्कोहल की क्वांटिटी है उसकी वजह से अल्कोहल के वेपर निकलेंगे। और ऊपर जो सॉल्यूशन, ऊपर जो वेपर्स का मिक्सचर है उसमें दो तरह के वेपर्स हैं। देयर आर सम वेपर्स बिकॉज़ ऑफ वाटर एंड सम वेपर्स बिकॉज़ ऑफ अल्कोहल। ओके, और बेटा अगर आप कहेंगे कि टोटल प्रेशर कितना है इस कंटेनर के अंदर, तो डाल्टन लॉ अप्लाई करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। मुझे बताओ वर्ड पार्शियल समझ आ गया? पार्ट प्रेशर, उस कंपोनेंट का प्रेशर। बट जैसे देखो इस रूम के अंदर एयर है, एयर का टोटल प्रेशर आप बोलते हो 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन एयर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। जो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रेशर नाइट्रोजन की वजह से उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और जो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसे बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बेटा इस कमरे का जो टोटल प्रेशर है वो आएगा P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक गैसेस मिक्सचर में एक कंपोनेंट की वजह से जो उसका प्रेशर होता है उसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर वाटर की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर वाटर, जो अल्कोहल की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर अल्कोहल, और जो टोटल प्रेशर है वो दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर। लेकिन बेटा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे आप बोलते हैं हेनरीज लॉ। हाँ बच्चे, हेनरीज लॉ। वो क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर of a component is directly proportional to its mole fraction in a solution. In a solution. This is Henry's law. At constant temperature, temperature is very important. उसकी वजह से, उसके चेंज करने की वजह से प्रेशर चेंज हो जाता, पार्शियल प्रेशर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, हाँ वाटर का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो वाटर की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना। 0.5 है ना, ये मोल है, इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ओके, वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर वाटर की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, अल्कोहल का पार्शियल वेपर प्रेशर अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, at constant temperature the partial vapor pressure of a component, समझ आ गया, is directly proportional to its mole fraction in solution। क्या मतलब है देखते हैं, मैं ये लिखता हूं, एक कंपोनेंट मान लो Pa है, एक कंपोनेंट Pb है ना। अब मान लो A फॉर अल्कोहल और B वाटर की जगह मैंने B लिख दिया मान लो, है ना। Pa is directly proportional to XA and Pb is directly proportional to XB। this is simple Raoult's law at constant टेम्परेचर। दो कंपोनेंट मैंने मान लिए, एक ए और एक बी, और दोनों वोलाटाइल है। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर वो ए की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बी का जो पार्शियल प्रेशर वो बी की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप यहां पे देखो इस डायग्राम में, अल्कोहल की फ्रैक्शन ज्यादा है, वाटर की फ्रैक्शन कम है, अल्कोहल की फ्रैक्शन ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। Partial vapor pressure of A is directly proportional to its mole fraction. What is XA? XA is the mole fraction of A in a solution. What is XA? It is the mole fraction of A in a solution. ठीक है, and PB is directly proportional to XB. अगर मैं proportionality हटा दूं तो PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB। देखो ये proportionality हटाई, कौन सा आएगा P naught A,
ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कौन सा रहेगा, पी नॉट बी। सो व्हाट इज पी नॉट ए? ये जो पी नॉट ए है ना, पी नॉट ए दैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब जब ए कंपोनेंट, मान लो ये अल्कोहल, जब ये प्योर था, प्योर अकेला था, तब इसका वेपर प्रेशर क्या था, एंड पीबी, पी नॉट बी दैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है ना, जब एक कंपोनेंट बिल्कुल प्योर है, अकेला है, तब उसका जो वेपर प्रेशर तो बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर। ये वर्ड है पार्शियल वेपर प्रेशर। वो क्या होता है, वो होता है जो एक सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होता है, उसके हिस्से का प्रेशर होता है। और पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, जब वो प्योर होता है उस समय जो उसका वेपर। ठीक है, उसी तरह पी नॉट बी इज द प्योर वेपर प्रेशर। और अगर आपसे कहा जाए टोटल प्रेशर, ये रॉड्स लॉ है, और अगर कहा जाए पी टोटल कितना होगा, तो आप बोलेंगे दैट इज पी ए प्लस पी बी, है ना, दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर लिया फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। So that is P naught A x A plus P naught B x B. So this is the basic formula to solve the problems regarding Raoult's law. P total, that is P naught A x A plus P naught B x B. है ना, मैं लिख देता हूँ what is x A and what is x B. x A is called mole fraction of A in solution. And xb is called mole fraction of B in solution. सॉल्यूशन में बेटा, ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन में इनकी मोल फ्रैक्शन है। इसका फार्मूला रहता है XA का Na अपॉन Na प्लस Nb, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस Nb दोनों के मोल्स, है ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं अल्कोहल को कंपोनेंट A ले लेता हूँ, अल्कोहल को, आप बताओ अल्कोहल के मोल कितने हैं, 1.5। ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल 1.5, नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल 1.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फॉर वाटर है 0.5, नीचे 0.5, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह Xb इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। और बेटा अगर आपको याद है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन XA प्लस XB दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, ओके। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, उसमें दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम बना जाता है। अच्छा मान लो अगर तीन कंपोनेंट हो तो XA प्लस XB प्लस XC विल बी इक्वल टू 1। जितने कंपोनेंट होते हैं उन सबकी मोल फ्रैक्शन का सम बनाता है, ठीक है। XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब एक वर्ड और ये आ गया रॉड्स लॉ, फिर बोलता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो P नॉट A आ गया, है ना। PB प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, P नॉट B, टोटल प्रेशर कितना आ गया, PA प्लस PB, इसलिए P नॉट A XA प्लस P नॉट B। अब व्हाट इज XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, आगे बोलो इन सॉल्यूशन। एक और वर्ड कई बार ऑब्जेक्टिव में यूज किया जाता है, यहां लिखता हूं मोल फ्रैक्शन of A in vapors। एक होता मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, एक होता मोल फ्रैक्शन वेपर में। देखो यहाँ पे, देखो ये नीचे जो है ना, नीचे ये सॉल्यूशन है, नीचे ये सॉल्यूशन और ये वेपर है। देखो सॉल्यूशन में ए और बी दोनों कंपोनेंट है, वेपर में भी ए और बी दोनों कंपोनेंट है। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन वेपर में भी हो सकती है। जो मोल फ्रैक्शन वेपर में होती है ना, उसको आप y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको x से रिप्रेजेंट किया ना, x मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन, या YB मोल फ्रैक्शन YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर्स। और इसका फार्मूला क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू YA का PA डिवाइडेड बाय P टोटल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर। इसी तरह अगर मैं लिखूं YB तो आएगा PB अपॉन P टोटल। तो ये हल्का सा डिस्कशन आ गया रॉड्स लॉ का, है ना। और कब, फर्स्ट केस इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स। अब रॉड्स लॉ का ये फार्मूला नोट कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद इनको हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहां से कहा दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, चलिए बी पार्ट पे आते हैं।
सेकेंड पार्ट, हाँ बी पार्ट, when solvent is volatile and solute is non-volatile, मतलब अब एक कंपोनेंट वोलाटाइल है, एक वोलाटाइल नहीं है। जैसे आप पानी में शुगर डाल देते हैं, आप जानते हैं वाटर वोलाटाइल है और शुगर नॉन वोलाटाइल है, शुगर के वेपर तो नहीं निकलते। ओके, व्हेन सॉल्वेंट इज वोलाटाइल एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, है ना। जैसे मैं यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से, बीकर आ गया, ये इसमें वाटर आ गया, आप देखिएगा यहां पे दिस इज वाटर, ठीक है, ये मैंने इसको एयर टाइट बंद कर दिया। अब बताओ, ये जो सरफेस है, ऑन द सरफेस देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स, if it is pure water, so we have got water molecules on the surface, and these molecules, they are escaping, they are evaporating because water is volatile. अब ये सारे वेपर्स ऊपर इकट्ठे होते हैं, है ना, और उसके बाद इक्विलिब्रियम आता है, और जब इक्विलिब्रियम आता है उस समय जो प्रेशर होता है उसका बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। अब ये जो अंदर का प्रेशर है इसको बोलेंगे P0A, वाटर का प्योर प्रेशर है ना। सेकेंड केस, ये जो वाटर है, अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया, ओके। चलिए यहां देखते, वाटर है, सेम वाटर है, दिस इज वाटर। अब मैंने इसमें ना कोई शुगर डाल दिया, मान लीजिए 10 ग्राम 5 ग्राम शुगर डाल दिया। बड़ा जैसे पानी में शुगर डालते हैं, शुगर तो पानी में डिजोल्व हो जाता है, उसको डिजोल्व कर देते हैं। आप बताओ शुगर वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल? हाँ, वो तो नॉन वोलाटाइल है। बड़ा शुगर पानी में डिजोल्व तो हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है, लेकिन जो शुगर के मॉलिक्यूल है वो नॉन वोलाटाइल है। देखो ये शुगर के मॉलिक्यूल बीच है, मान लो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ, दीज आर शुगर मॉलिक्यूल। बड़ा होंगे तो बहुत छोटे, दिखाई तो नहीं देंगे, बस आपको समझ आए इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया, है ना। और ये जो वाटर है, अब ये स्वीट हो जाएगा क्योंकि इसमें वाटर भी है और शुगर भी है। अच्छा बताओ, ये जो सरफेस है, टॉप सरफेस, इस टॉप सरफेस के ऊपर भी शुगर होगा, है ना। तो देखो यहाँ क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, बीच में शुगर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल एंड शुगर मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। अब जो सरफेस है ना, वहां सारा वाटर नहीं है, यहाँ क्या था, सरफेस पर सारा वाटर। अब यहाँ क्या, वाटर के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं, है ना। some part of the surface, some fraction of the surface now is occupied by sugar molecules, okay। देखो ये जो वाटर है ये तो इवेपोरेट कर रहे हैं। आप बताओ ये जो शुगर मॉलिक्यूल है क्या ये इवेपोरेट करेंगे? नो, दे आर नॉन वोलेटाइल। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल सरफेस पर है ये इवेपोरेट नहीं करेंगे। तो आप बताओ मुझे, पहले के कंपैरिजन में अब इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया। पहले इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया ज्यादा था, अब इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया, जिसकी वजह से कम वेपर्स निकलेंगे। बेटा कम वेपर्स निकलेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो फर्स्ट केस से वेपर प्रेशर का कम हो जाएगा। फर्स्ट केस में यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों वेपर प्रेशर कम हो जाएगा? क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है,